गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन इस पाठ में अजंता की गूंजती गुफा में जो पाठ के बाद में अनमोल विचार दिए हैं वो और इस पाठ के शब्द ज्ञान प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये पाठ समझाया था। अजंता की एक गुफा है, शुरुआत से तीसरे नंबर की जो गुफा है उसकी एक विशेषता है कि वहाँ पर आप धीमे से भी कोई बात बोलते हैं तो वो पूरी गुफा में सुनाई देती है। उसकी इस विशेषता का कारण क्या है? उसकी जो छत है वो इस चीज का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसकी छत पर ज्वालामुखी का लावा है। एक बड़ी सी चट्टान है जो ज्वालामुखी का लावा वहाँ पर इकट्ठा हो गया था और वो जगह जगह पर ऐसे लटक के बुलबुलों के समान जगह जगह इकट्ठा हो गया है। और वो जो लावा है वही हमारी आवाज़ को कैच करता है और पूरी गुफा में पहुंचाता है। तो उस गुफा की विशेषता है कि वहाँ आप धीरे से भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो पूरी गुफा में सुनाई देता है। ये पाठ हमने पढ़ा था, पिछले बार हमने आपको समझाया था कि ये गुफा का निर्माण किस तरह से हुआ था। शिल्पियों ने इसको कैसे उन्होंने इसको समतल करने की कोशिश की। आधी छत को उन्होंने समतल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में आया कि अगर हम इसको पूरा समतल कर देंगे तो ये आवाज़ जो है वो नहीं गूंजेगी। जब वो लोग काम करते होंगे तो उन्हें लगता था कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, तो क्यों जा रही है? जब एक जगह का उन्होंने समतल कर दिया तो वहाँ से आवाज़ नहीं जा रही है। तो उन्हें समझ में आया कि अगर हमने इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया तो फिर ये वाला इसका जो रहस्य ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको वैसा ही छोड़ दिया। और जब हम उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो जगह जगह जो बुलबुले टाइप से लटके हुए हैं उन्हें देखकर लोग बहुत डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी के अभी वो छत हमारे ऊपर गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हजारों सालों से वैसे के वैसे ही हैं, उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसका निर्माण खास तौर से इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे वो जब उस रास्ते से निकलते थे तो वहाँ पर उनका अस्थायी निवास होता था। और जो बौद्ध गुरु होते थे वो उस गुफा में बैठकर प्रवचन दिया करते थे और उनके जो प्रवचन थे वो उनके सारे शिष्य आराम से सुन सकें, इसके लिए उस गुफा को ऐसा ही छोड़ा गया था। क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर प्रवचन देते थे और उनकी आवाज़ पूरी गुफा में बैठे हुए सभी श्रद्धालु उनके सारे शिष्य सुनते थे। अब इसी पाठ के आखिरी में हमको बोल अनमोल दिए हुए हैं, कुछ कोटेशन हैं जो हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। अभिव्यक्ति हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उनको अभिव्यक्त करना, उनको किसी तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी कला है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, उसे सही तरह से सही रूप में लोगों तक पहुंचाना ही कला है। ये जो शिल्पी थे जिन्होंने अपने इस गुफा का निर्माण किया था, निर्माण करते समय उन्हें समझ में आया कि इन चीज़ों से इस गुफा को हम एक नए तरह का बना सकते हैं, तो उन्होंने उसको वैसा ही छोड़ दिया, उसको अलग तरह की कला का निर्माण कर दिया। तो अभिव्यक्ति की कला ही सबसे बड़ी कला है। कला प्रकृति की सहायता करती है और अनुभव कला प्रकृति की सहायता करती है और अनुभव कला की। जो आपके अंदर कला है वो किसकी सहायता कर रहे हैं? किसकी सहायता करती है? वो कला प्रकृति की। ये जो प्रकृति है इसमें हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं। यदि हमारे अंदर कोई कला है, जब हम उसका निर्माण करते हैं तो ये जो प्रकृति है वो हमें और भी सुंदर लगने लगती है। प्रकृति ने हमें इतने सारे पेड़ पौधे दिए हैं, पहाड़ हैं, जब उनको हम अलग अलग तरह से कटिंग कर देते हैं, उनको कुछ अच्छी तरह से सजा देते हैं तो प्रकृति हमें और भी सुंदर दिखाई देने लगती है। तो कला प्रकृति की सहायता करती है। यदि आपके अंदर कोई कला है, कोई हुनर है, तो उसके द्वारा जब आप अपने विचारों को निकालते हैं, अपने अंदर से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो प्रकृति की सहायता होती है। उससे हमें प्रकृति और भी अच्छी लगने लगती है। और अनुभव कला की, और जो हमारे अंदर अनुभव होता है उसी के आधार पर हम किसी भी कला का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर जो अनुभव है, हमने जो लोगों से सीखा है, जो देखा है, वही हमारे अंदर से बाहर आता है कला के रूप में। उसी को हम बनाते हैं अलग अलग तरह से। तो जो अनुभव है वही कला बनता है
और लोगों के बीच में आता है। इसके बाद है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभी को पता है जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम कैसे भी करके उसका निर्माण कर लेते हैं ना। यदि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको अगर भूख लगती है, घर में कोई नहीं है और बहुत तेज भूख लग रही है, तो आप कुछ भी करोगे लेकिन अपने पेट भरने का इंतजाम कर लोगे। घर में मम्मी ने जो मिक्सचर रखा है, मिठाई रखी है, सेव रखी है या फ्रिज में कोई भी पुरानी चीज़ रखी है, आप उसे खाओगे या कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे अगर आप कर सकते हो तो जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हम उसका निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई हम उनका आविष्कार करते गए और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हमारा जन्म हुआ था, आदि मानव थे, उस समय ये सब चीज़ें, ये सारी सुख सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम सभ्यता के साथ आगे बढ़ते गए, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई, इंसान ने, मनुष्य ने उन चीज़ों का निर्माण करता गया और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हमेशा होते रहे हैं। विज्ञान और स्थापत्य के मेल से बनी यह गुफा ऐसे ही एक भवन है। इसे प्राचीन कला की धरोहर के रूप में हम इस पर गर्व कर सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में हमेशा आविष्कार होते रहते हैं। हम रोज़ सुनते हैं कुछ ना कुछ, इसरो में ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, इस वैज्ञानिक ने ये करा। तो हमारे यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो ये जो अजंता की गुफा है यह भी इसी तरह का एक चमत्कार है विज्ञान का, है ना। वहाँ पर जो लावा जमा हुआ था उस लावे को देखकर कुछ थोड़ा बहुत अपने तरफ से इस्तेमाल करके शिल्पकारियों ने उस गुफा को इतना अनोखा बना दिया है कि वो हमारे इतिहास की एक धरोहर बन गई है जिस पर हमें गर्व होता है। जब विदेशी लोग यहाँ आते हैं, उस गुफा को देखते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें उस गुफा को देखकर उस पर गर्व होता है। कला का सौंदर्य तो आकर्षक होता ही है। यह कला अधिक सार्थक मानी जाती है जो जनोपयोगी भी हो। कला जो होती है उसकी जो सुंदरता होती है वो तो आकर्षक होती है। कोई सी भी कला हम करते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर हमारी बनाई हुई चीज़ जनता के उपयोग में आए, लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि ये गुफा है, जब इसका निर्माण करा उन शिल्पियों ने तो वो बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन के लिए काम आई। उनके जो गुरु थे वो जब प्रवचन देते थे तो उनके सारे शिष्य अपनी अपनी जगह पर बैठकर उसका लाभ लेते थे, तो वो लोगों के काम आई। तो हम जो हमारी कला का निर्माण करते हैं, उसके द्वारा हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो सबको आकर्षित तो करती है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे देखने जाते हैं। लेकिन यदि वो दूसरों के काम आ जाए, कोई लोग उन्हें पसंद करें, उससे किसी का फ़ायदा हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो ये जो अजंता की गुफा है ये इसी तरह की है। शब्द आते हैं ध्वनि विस्तारक, यानी आवाज़ को फैलाने वाला। ध्वनि विस्तारक यंत्र का मतलब होता है जो हमारी आवाज़ को ग्रहण करे और बहुत दूर दूर तक फैला दे। उपकरण यानी औजार या कोई साधन। किसी भी चीज़ को सही तरीके से करने के लिए हम जिन औजारों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उपकरण कहा गया है। यंत्र का मतलब होता है मशीन। यंत्र का मतलब होता है आविष्कार यानी नई खोज। आविष्कार करना किसी भी चीज़ का यानी नई खोज करना। नमूना यानी खाका, कुछ भी नमूना बना लेना कि हम आगे आने वाले समय में ये काम करेंगे तो हम उसके लिए एक नमूना जैसा बना लेते हैं। सुडोल यानी सुंदर, सुघड़, जो बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। उकेरना यानी नक्काशी करना, उसके खंभों पर कोई नक्काशी नहीं है, बाकी दूसरी गुफाओं के खंभों पर बहुत तरह की नक्काशी है। तो नक्काशी का मतलब होता है उकेरना। प्रयोजन यानी उद्देश्य, किसी काम को करने का उद्देश्य प्रयोजन कहलाता है। बेढोल यानी भद्दा, कुरूप, जो देखने में अच्छा नहीं लगता उसे हम बेढोल कहते हैं। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। समाहित यानी समाया हुआ, समाहित का मतलब होता है समाया हुआ। प्रक्षेपित करना यानी फैलाना,
किसी भी चीज़ को प्रक्षेपित करना यानी उसे चारों तरफ फैलाना। आदिम यानी पहला, सर्वप्रथम। ठीक है बेटा, थैंक